अस्सलाम वालेकुम। देख लेते हैं हाइपोनाइट्रीमिया हाइपरनाइट्रीमिया को। ठीक है, अब हम पहले सबसे पहले बात करने लगे हाइपोनाइट्रीमिया की। ठीक है, नाइट्रीमिया आपको पता है कि सोडियम से रिलेटेड है। ठीक है, अब हाइपो मतलब कम हो जाएगा सोडियम, हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अब इसको दो कंडीशन से हम रिलेट करेंगे, डिहाइड्रेशन के साथ और ओवर हाइड्रेशन के साथ। डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता है वाटर कम हो रहा है तो डिहाइड्रेशन है, वाटर ज़्यादा हो रहा है तो ओवर हाइड्रेशन है। ठीक है, अब आ जाएँ हाइपोनाइट्रीमिया की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइपोनाइट्रीमिया जो है हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो फॉल करती है बिलो द लेवल नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है उससे कम हो जाती है। लाइक 135 टू 145 जो है वो नॉर्मल हम लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लेवल है मिली मोल पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो उससे जो है वो कम हो रही है अगर तो वो हमारे पास हाइपोनाइट्रीमिया है। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा हो रही है 135 से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास हाइपरनाइट्रीमिया है। ठीक है, अब हम पहली बात करें उसको डिहाइड्रेशन के साथ रिलेट करें। अब आप एक रूल याद रख लेना है आपने, सबसे पहली बात कि सोडियम और वाटर ये दोनों लव वर्ड्स हैं। ठीक है, और जहाँ सोडियम वहाँ हमारा वाटर जाएगा। सोडियम को वाटर को सोडियम पसंद है और सोडियम को वाटर पसंद है। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है जो आपके नहीं इस लेक्चर में याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं हाइपोनाइट्रीमिया डिहाइड्रेशन की। अच्छा, इसमें आप देखें हमारे पास जो है वो पहली कॉज लिख रहा है एड्रीनल इनसफिशिएंसी और ओवर यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमें पता है कि ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सोडियम के रिटेंशन को जो है डिक्रीज़ कराती हैं और यूरिनेशन का जो प्रोसेस होता है हम कहते हैं कि उसको ज़्यादा कराती हैं। ठीक है, अब देखें एड्रीनल इंसफिशिएंसी को, तो एड्रीनल इंसफिशिएंसी में हमारे पास जो है वो हम बात कर लेते हैं एडिसन डिजीज़ की। ठीक है, एडिसन डिजीज़ जो है उसमें ये होता है कि हमारा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन वो कम हो जाता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो है वो अगर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा तो इसका मतलब है कि हाइपोनाइट्रीमिया जो है वो डेवलप हो जाएगा। या तो ये हो सकता है कि कोई डायरिया या वॉमिटिंग हुई है, ठीक है, जिससे वाटर और सोडियम जो है वो दोनों बाहर चले गए हैं बॉडी से। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो हाइपोनाइट्रीमिया डिहाइड्रेशन के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। अब देखें हाइपोनाइट्रीमिया नाम ही काफ़ी है। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है कि सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जानी है। ठीक है, डिहाइड्रेशन के भी नाम से जाहिर है कि वाटर कम हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है, तो जाहिर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को हम इस तरह से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। ठीक है, और ये हमारा सेल पड़ा है। ठीक है, सेल के अंदर हम बात करें कि हमारा जो सोडियम है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और बाहर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अब बाहर जो है वो कम है तो इसका मतलब है सोडियम जो है उसका लेवल कौन है, वाटर है ना, तो वाटर क्या करेगा, अपने सोडियम के पीछे जाएगा, सोडियम के पीछे जाएगा तो मतलब सेल में जाएगा ना, सेल में ज़्यादा सोडियम है तो वाटर भी सेल में जाएगा। ठीक है, अब सेल जो है वो क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सेल स्वेल होने का मतलब ये है कि सेल का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक हो क्या। इसके साथ हम बात करते हैं हाइपोनाइट्रीमिया ओवर हाइड्रेशन की। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सेस एडीएच की और ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर्स की बात करें। एक्सेस एडीएच का मतलब ये है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा है तो इसका मतलब है वाटर ज़्यादा है। ठीक है, वाटर ज़्यादा है तो मतलब कि फ्लूइड में जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हम कह सकते हैं कि सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी वाटर के मुकाबले में। ठीक है, और नॉर्मली भी ना 135 से उसकी लेवल जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब सोडियम जो है हाइपोनाइट्रीमिया नाम से जाहिर है कि सोडियम की कंसंट्रेशन तो होगी कम। ठीक है, लेकिन वाटर जो है वो ओवर हाइड्रेशन है, वाटर ज़्यादा जो है वो कंजर्व किया जा रहा है बाय द एडीएच, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंटरसेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बढ़ रहा था। हमारा सोडियम जो था वो सेल के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो हमारा जो वाटर है वो अंदर की तरफ फ्लश करता है और हमारा जो सेल जो है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखें आप, हमारे पास एक्यूट हाइपोनाइट्रीमिया को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा सेल जो है हमारा जो भी बॉडी है, ठीक है, उसमें जो लेवल है सोडियम की कंसंट्रेशन का वो रैपिडली अचानक बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लाइक 115 से 120 मिली मोल पर लीटर तक गिर जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा कम हो गया तो क्या होगा कि जो वाटर है वो अंदर जो सोडियम और पोटासियम है, ठीक है, उनकी तरफ फ्लश करेगा और अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब वाटर अंदर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, सेल में, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सेल स्वेल होगा तो मतलब अब ब्रेन के सारे सेल जो है वो स्वेल होते जा रहे हैं तो ब्रेन जो है वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेन के अराउंड जो है वो हमारे पास एक बहुत प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, अब क्रेनियम क्या करती है, ब्रेन का वॉल्यूम जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है वो जाहिर है उसके सेल स्वेल हो रहे हैं तो उसने क्या करना है, हर्निएट कर जाना है, वो ब्रेन जो है वो हर्निएट कर जाता है इनटू द नेक, और ये जो हर्निएशन है ये परमानेंट ब्रेन इंजरी और डेथ की वजह बनती है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नौबत नहीं पहुंची है इस हर्निएशन तक तो उसमें हमारे पास जो है वो हेडेक होगा, पहले नोज़िया होगा, लेथार्जी होगी, ठीक है। जो है अगर नॉर्मल हाइपोनाइट्रीमिया हुआ है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाइपोनाइट्रीमिया हो गया है, एक्यूट हाइपोनाइट्रीमिया अचानक हो गया है, बहुत ज़्यादा लेवल फॉल कर गया है, तो सीजर्स होंगे, कोमा और परमानेंट ब्रेन डैमेज और फाइनली डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया को देखें तो क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया में ये होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोडियम का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। सोडियम का लेवल कम होता जा रहा है तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कहता है कि ओहो सोडियम बाहर कम होता जा रहा है, अंदर जो है वो वाटर आएगा, तो वाटर से बचने के लिए वो अपने सोडियम को कहता है चलो भाई तू ही बाहर चला जा, ठीक है। वो अपने सोडियम और जो सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। बाहर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और अंदर नॉर्मल रहती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और इतनी जल्दी जो है वो ब्रेन की स्वेलिंग या ब्रेन का डैमेज जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया ये चीज़ है। उसके बाद इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो करेक्ट करने के लिए जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑब्वियसली ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने कोई बहुत ही जल्दी ऐड कर दिया है, ठीक है, और बहुत रैपिडली ऐड किया है तो उसकी वजह से जो है वो ऑस्मोटिक इंजरी हो सकती है, न्यूरॉन्स की डीमाइलिनेशन वगैरह, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऐड किया जाता है, ठीक है। हाइपोनाइट्रीमिया ज़्यादा कॉमन है और हाइपरनाइट्रीमिया कम कॉमन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने हाइपरनाइट्रीमिया की, ठीक है। हाइपरनाइट्रीमिया भी उसी तरह दो चीज़ों से रिलेटेड है, डिहाइड्रेशन के साथ और ओवर हाइड्रेशन के साथ। डिहाइड्रेशन के साथ इसको हम रिलेट इस तरीके से कर रहे हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस है मतलब कि यूरिनेशन ज़्यादा है, ठीक है। ADH का लेवल कम है, ADH का लेवल कम है तो मतलब वाटर की रिटेंशन नहीं हो रही, वाटर की रिटेंशन नहीं हो रही तो वाटर ज़्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है। वाटर बाहर जा रहा है लेकिन अपने साथ सोडियम को नहीं लेके जा रहा, ठीक है। सोडियम अंदर ही है, वाटर बाहर है, तो सोडियम जो है वो ज़्यादा हो गया तो मतलब प्लाज्मा हाइपरनाइट्रीमिया हो गया, ठीक है। प्लाज्मा में सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गया, हाइपरनाइट्रीमिया हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्वेटिंग को देखें तो स्वेटिंग में क्या होता है, हमारे पास जो है वो बॉडी के स्किन से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है लेकिन अपने साथ जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी आयन या कोई भी सॉल्यूट नहीं लेके जा रहा होता, ठीक हो गया। तो अब देखें वाटर कम है और हमारे पास जो है वो सोडियम भाई साहब बाहर ही चले जा रहे हैं, वाटर कम है तो मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, उसमें हमारे पास ये सेल पड़ा है, ठीक है। सेल के अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, सॉरी हाइपरनाइट्रीमिया है ना, तो सेल के बाहर जो है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हमारा वाटर जो है वो भाई साहब क्या करेंगे, अब अपने जो है वो दोस्त के पास जाएंगे, ठीक है, जिसको वो पसंद करते हैं, सोडियम के पास, तो जो है वो हमारा जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सेल से। और सेल बेचारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सेल का वॉल्यूम जो है वो इंट्रासेलुलर सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। हाइपरनाइट्रीमिया ओवर हाइड्रेशन में भी इंट्रासेलुलर वॉल्यूम बेचारे के साथ यही सलूक होगा। लेकिन वहाँ हम कशिंग डिजीज़ की बात करें या एल्डोस्टेरोनिज्म की बात करें, एल्डोस्टेरोनिज्म अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि एल्डोस्टेरोन जो है उसकी जो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, वो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है कि वो सोडियम की रिटेंशन करवाता है। अब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोडियम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, अब हाइपोनाइट्रीमिया तो डेवलप हो गया ना, सोडियम जो ज़्यादा हुआ है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो कहता है कि भाई मैं ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, मतलब मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो वो ADH को कहता है ADH तू भी ज़्यादा काम कर, तू भी ज़्यादा हो जा, तू भी ज़्यादा पैसे लगा, ठीक है। तो अब ADH भी ज़्यादा हो जाता है तो मतलब वाटर की कंजर्वेशन भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन और ADH दोनों ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, वाटर भी ज़्यादा है, सोडियम भी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे पास। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बिल्कुल मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है और उसका लेवल जो है वो हम कह सकते हैं कि कम हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में जो है वो हम देते हैं डेक्सट्रोज सोल्यूशन या फिर हाइपोऑस्मोटिक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाए हमारे एडिमा के टॉपिक पे। एडिमा जो है वो एक्सेस फ्लूइड है इन द टिश्यूज़, ठीक है। डॉक्टर जीब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यूज़ एक्स्ट्रा वैस्कुलरली, ठीक है, मतलब वैस्कुलर सिस्टम के बाहर बात करेंगे। तो उन्हीं से देख के मैंने एक डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, इसको आपने कंसीडर करना है कि हमारा जो है वो लेफ़्ट हार्ट है, ठीक है। आर्टेरियोल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, आर्टेरियोल्स हैं और ये कैपिलरी सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास राइट हार्ट है, ठीक है। ये वेनस सिस्टम है, ठीक है, ये वेन्स हैं और ये वेन्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक सेल पड़ा है, ये इंटरस्टिशियम है, ये हमारे पास जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज का सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी इंट्रासेलुलर एडिमा को, ठीक है। अब कोई भी अननोन कॉज है, ठीक है। अब
उसकी तरफ मैं नहीं जा रही। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ हाइपोनाइट्रीमिया की, ठीक है। हाइपोनाइट्रीमिया हमारे पास मतलब कोई भी ऐसी वजह है कि हमारे पास जो है वो बाहर का जो कंसंट्रेशन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम कम है, और अंदर जो है वो सोडियम कंपैरेटिवली बात करें हम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो अब देखें कि वाटर क्या करेगा, सोडियम लविंग है, ठीक है, वाटर अंदर रश कर जाएगा टू द सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल जो है उसमें फ्लूइड एकामुलेट हो गया, एक्स्ट्रा फ्लूइड एकामुलेट हो गया ना, फजूल जो उसको नहीं चाहिए था, तो ये एडिमा डेवलप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि अंदर जो है वो सोडियम जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और सोडियम को बड़ा पसंद है कि वो सेल के अंदर रहे, ठीक है। लेकिन जो है हमारे सोडियम पोटासियम पंप्स जो होते हैं वो उसको निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं और नहीं आने दे रहे होते, सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं आने देती ना। तो अगर कोई काम होता है तो वो सोडियम को अंदर ले आते हैं, वरना वो सोडियम को कहते हैं चल बेटा बाहर जा, ठीक है। जो अगर लीकी चैनल्स के थ्रू वो आ भी रहा होता है तो सोडियम पोटासियम पंप्स जो है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि कोई भी इस्कीमिक कंडीशन है, ठीक है, इस्कीमिक कंडीशन मतलब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ रही या सेल का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी इस्कीमिक कंडीशन है, ठीक है, किसी भी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो सोडियम पोटासियम एटीपीएस कैसे काम करेगा भाई? सोडियम पोटासियम एटीपीएस काम नहीं करेगा, और अंदर जो है वो सोडियम अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा। सोडियम अकामुलेट होगा तो सोडियम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा वाटर को, वाटर अंदर आएगा, ठीक है, वाटर अंदर आ रहा है, सोडियम पहले ही अंदर है, सोडियम ज़्यादा हो गया है, वाटर ज़्यादा हो गया है, मतलब फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, मतलब कि इंट्रासेलुलर वॉल्यूम बढ़ गया है, तो मतलब क्या हुआ है, हमारे पास सेल स्वेल हुआ है, सेल तो स्वेल हुआ है, इंट्रासेलुलर एडिमा डेवलप हुआ है ना बेटा, ठीक है। अच्छा, जब हम कॉमनली क्लिनिकली रेफ़र करते हैं ना तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा को एडिमा ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंट्रासेलुलर एडिमा की बात करनी होती है तो उसका पूरा नाम लेते हैं इंट्रासेलुलर एडिमा, उसको इज्जत देते हैं। अच्छा, अब हम नॉर्मल जो है वो बात करते हैं। नॉर्मली जो है वो अगर हम बात करें तो हमारे जो भी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो आते आते आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज तक कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टेरियोलर एंड पे, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 35 जो है वो हमारे पास mmHg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो किसकी वजह, ब्लड प्रेशर ही है ना, मेनली ब्लड है, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, ठीक है, एक ब्लड प्लाज्मा होता है हमारे पास, एक आरबीसीज वगैरह होते हैं, ठीक है, आरबीसीज हैं और हमारे पास प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स में मेजर प्रोटीन हमारे पास क्या होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है वो क्या करती है, वो प्लाज्मा में मौजूद होती है ना, तो वो अपने पास वाटर को रखना चाहती है, ठीक है, और सेल को वाटर को जो है वो कैपिलरी से बाहर नहीं जाने देना चाहती, फ्लूइड को, ठीक है। फ्लूइड मैं वाटर और फ्लूइड को उलट पुलट कर सकती हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अच्छा कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। अब हम एल्ब्यूमिन की बात करें, एल्ब्यूमिन जो है वो ऑन्कोटिक प्रेशर बना रही है, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बना रही है, ठीक है, और जो फ्लूइड है उसको अंदर रखना चाह रही है, अपने पास रखना चाह रही है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और उसके साथ जो दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो जो है वो उस प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 25 है, ठीक है, एट पूरे जो माइक्रो सर्कुलेशन का सिस्टम है, कैपिलरी सिस्टम है उसमें, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो वेनस एंड तक आते आते 15 हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों केसेस में हमारे पास 10 mmHg का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, फिल्ट्रेशन प्रेशर की अगर हम बात करें तो अब देखें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा है ना, 35 है, तो वो क्या करेगा वो, और सक्शन प्रेशर जो है वो 25 है, तो इससे जो है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइड को जो ब्लड में से फ्लूइड है उसको बाहर भेज देगा इनटू द इंटरस्टिशियम, ठीक है। फ्लूइड इंटरस्टिशियम में आ गया, फ्लूइड का काम था ना, फ्लूइड ने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देने थे, फ्लूइड ने यहाँ पे ऑक्सीजन देनी थी, फ्लूइड ने काम करना था, ठीक है, फ्लूइड यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, वीनस एंड अब यहाँ पे घूमा, फ्लूइड ने सैर सपाटा किया, ठीक है, अब वापस जाना है उसने, ठीक है, वापस भी तो जाना है ना वेस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 25 और 15 है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 10 ही है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे जो है वो 10 जो है वो सक्शन प्रेशर, ये वाला प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सक्शन प्रेशर क्या करेगा, वापस जो फ्लूइड है उसको सक कर लेगा, ठीक है। फ्लूइड जो है वो वापस हमारे वेनस सिस्टम में आ गया, वापस जो है वो जाएगा इनटू द हार्ट और दोबारा से न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा और दोबारा ये सारा काम चलता रहेगा। अब आपको याद हो तो हमारा जो ये जो कैपिलरी पोर्स होते हैं, ये इसमें से जो है वो थोड़ी थोड़ी प्रोटीन्स जो है वो भी लीक आउट हो रही होती हैं, छोटी छोटी प्रोटीन्स आ रही होती हैं इंटरस्टिशियम में, ठीक है। उन प्रोटीन्स को वापस लेके जाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जो छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ जो फ्लूइड होता है वो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम बाहर जा रहा होता है, ठीक है, ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। इसके थ्रू जो है हम कह रहे हैं कि फ्लूइड बाहर जा रहा है। अब एडिमा की जो है वो वजूहात जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि कैपिलरी का प्रेशर जो है वो किसी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो एक्सेसिव रिटेंशन होती है सॉल्ट और वाटर की, उसकी वजह से कैपिलरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। या अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल जो है वो आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस जो है वो किसी तरीके से कम हो गई है, ठीक है, आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस कम हो गई है,
तो मतलब ब्लड ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है, ब्लड यहाँ से ज़्यादा आएगा, प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, तो क्या होगा, हमारा फ्लूइड यहाँ ज़्यादा लीक आउट करेगा, ठीक है, ज़्यादा लीक आउट करेगा तो यहाँ पे एडिमा डेवलप हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारा जो ऑन्कोटिक प्रेशर की मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं इसी की बात करती हूँ इस प्रेशर की, ठीक है। ये वाला जो 15 वाला प्रेशर है जिसको हमने कहा था कि वीनस एंड पे प्रेशर है, ये वाला प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये 25 हो जाए तो 25 और 25 बराबर हो जाएंगे, ये कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, कोई सक्शन वगैरह नहीं होगी और फ्लूइड यहीं ट्रैप होकर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये हो सकता है कि ये वाला जो ऑन्कोटिक प्रेशर है ये किसी तरीके से कम हो जाए, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर कम होंगी तो ऑब्वियसली ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स कम कैसे हो सकती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन या तो हों, अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से बाहर चली जाएँ, बॉडी से बाहर निकल जाएँ। बॉडी से बाहर निकलने के एक तो तरीका ये है कि यूरिनेशन में जो है वो लॉस हो जाए प्रोटीन्स का, लाइक इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर चली जाती हैं बॉडी से। या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई जो है वो हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई डैमेज हुआ है, ठीक है, स्किन पर कोई इंजरी हुई है, वाउंड वगैरह की बात कर लें, या बर्न्स हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड होता है वो लॉस होता है, ठीक है, उसके साथ प्लाज्मा जो है वो बाहर चले जाता है, ठीक है, ये लॉस हो गया प्रोटीन्स का, तो प्लाज्मा तो हम कह सकते हैं कि स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और एडिमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के कम होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से क्या होगा, हमारे पास एडिमा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अच्छा ये तो था कि प्रोटीन लॉस हो जाए, ठीक है। अब प्रोटीन लॉस नहीं हो रही, प्रोटीन बन ही कम रही है, ठीक है। कोई भी कैलोरिक माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से जो है वो कम बन सकती है प्रोटीन। या फिर ऐसा हो सकता है सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस ऑफ द लिवर एक ऐसा हम कह सकते हैं कि फिनोमिनन है, लाइक उसमें ये होता है कि लिवर के जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं उसमें जो है फाइब्रोटिक टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो ये सिरोसिस ऑफ द लिवर जो होती है उसकी वजह से जो है वो हम कह सकते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर हमारा कम होता है और इसकी वजह से जो है वो हमारी एडिमा डेवलप हो सकता है, हमारी जो फ्लूइड की सेक्शन है वो इफेक्ट होती है, ठीक है, सही से नहीं हो पाती। उसके अलावा जो ये कैपिलरी हमारे पास मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी अगर बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन या दूसरे जो भी इस तरह के इम्यून रिएक्शंस वगैरह जो भी हो रहे होते हैं बॉडी में वो कैपिलरी की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स बढ़ा देते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो कैपिलरी की परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो फ्लूइड ऑब्वियसली ज़्यादा बाहर आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगी, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स अपने साथ यहाँ पे वाटर भी रख लेंगी, ठीक है, वाटर भी रख लेंगी तो मतलब कि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, इंटरस्टिशियम, तो हमारा जो ये वाला सिस्टम था ये फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम पड़ा है अगर ये किसी तरीके से ख़राब हो जाए, ठीक है, लाइक कैंसर की वजह से ख़राब हो जाए, कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाए या कोई सर्जरी हमने की है जिसमें हमें लिम्फ जो है वो रिमूव करना पड़ गई है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो लिम्फ रिटर्न सही नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब यहाँ से फ्लूइड प्रोटीन्स बाहर नहीं जा रही, यहाँ प्रोटीन्स यहीं ट्रैप होकर रह गई हैं इंटरस्टिशियम में प्रोटीन्स पड़ी हैं तो वो अपने पास वाटर रख रही हैं तो मतलब कि एडिमा डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इन सारे जो मैंने इतनी जल्दी बोले हैं इनको अब हम आहिस्ता देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आखिर से शुरू करते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि यहाँ से जो भी प्रोटीन्स लीक आउट हो रही थी वो फ्लूइड को लेके इंटरस्टिशियम से बाहर जाती थी थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा बीमार हो गया, हमारा जो बॉडी गार्ड इसको मैं कहती हूँ लिम्फेटिक सिस्टम को, ठीक है, ये हमारा बीमार हो गया। अब बीमार हो गया फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हमें किसी ऐसे मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है, ठीक है, जिसमें जो है वो फिलेरिया नीमाटोड मौजूद था, ठीक है, नीमाटोड एक है फिलेरिया वो मौजूद था, ठीक है। अब ये जो फिलेरिया होता है ये क्या करता है हमारे बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे लिम्फ नोड्स में और लिम्फेटिक्स में जाके बैठ जाता है, ठीक है, वहाँ बैठ के मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है अपनी और हमारे लिम्फ नोड्स को जो है वो ख़राब कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया, फिलेरिया बदतमीज़ की वजह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बेचारा ख़राब हो गया, ठीक है। अब वो जो ख़राब हो गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है ड्रेनेज नहीं हो पा रही उस फ्लूइड की ड्रेनेज नहीं हो पा रही, तो मतलब फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में बढ़ता जा रहा है। फ्लूइड अगर इंटरस्टिशियम में बढ़ता जा रहा है हमारे पास तो लिम्फ एडिमा हो रहा है, ठीक है। अब इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी हमने लोअर लिम्ब में, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो एलिफेंटियासिस, ठीक है, वो आपको याद हो तो। और उसके अलावा अगर अभी हमने मेल जेनिटल्स वाली जो मैंने वीडियो थी उसमें जिस वीडियो में मैंने स्क्रॉटम वगैरह को एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ मैंने आपको एक टर्म बताई है हाइड्रोसील जो है वो क्या होता है कि हमारा जो स्क्रॉटम होता है उसमें जो है वो जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, उसमें जो है वो एडिमा हो जाता है जिसको हम हाइड्रोसील कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रॉटम ऑब्वियसली मेल में है तो ये हाइड्रोसील मेल में ही डेवलप होगी। अच्छा, फीमेल में भी कोई बीमारी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अल्लाह ना करे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो है वो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, ठीक है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मिस्टेक्टमी कराई है, ब्रेस्ट रिमूवल है, या फिर कोई जो है वो
लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स वगैरह एक्सिलरी रिमूव हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, हमारा जो लिम्फेटिक फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारे एक्जिला के अगर हमने जो है वो लिम्फ नोड्स रिमूव किए हैं तो हमारा ब्रेस्ट जो था वो सारा ड्रेन हो रहा था एक्जिला में, और हमारी आर्म के जो है वो भी एक्जिला में आके ड्रेन हो रहे थे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। तो अब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स तो हमने रिमूव कर दिए ना, तो कुछ दिन जो है वो हमारी स्वेलिंग रहती है, एडिमा रहता है हमारे ब्रेस्ट में, हमारे आर्म्स में, जब तक कि जो है वो दूसरी लिम्फ वेसल्स जो है वो रीग्रो नहीं कर जाती, ठीक है। जब वो रीग्रो कराती हैं तब तो फिर ज़ाहिर है एक चैनल बन जाता है, तो फ्लूइड को जो है वो ड्रेनेज होती रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग इन्हें एक और बात देखनी है, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं आर्टेरियल और वीनस सिस्टम को डिस्कस करने लगे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इसको छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे मैंने बात की है कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 है, यहाँ पे 15 है, और ऑनकोटिक प्रेशर हमारे पास 25 आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है वो कोई हमारे पास एबनॉर्मेलिटी हुई है, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हुई है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन 45 तक इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, 45 तक इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। और ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द वेनस एंड भी इंक्रीज़ करेगा। 10 मैंने यहाँ इंक्रीज़ किया तो 10 ही मैं यहाँ इंक्रीज़ करी हूँ, खुद से इंक्रीज़ करी हूँ, अपने एज्यूम करी हूँ, अपने दिमाग से बना रही हूँ खुद से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 जो है वो इंक्रीज़ कर गया। अब देखें फ्लूइड जो है वो यहाँ पे 20 हो गया डिफरेंस, ठीक है, फ्लूइड आ गया इंटरस्टिशियम में। अब देखें यहाँ पे अगर आप लोग आगे आए वेनस एंड की बात करें तो यहाँ पे 25 ऑनकोटिक प्रेशर है, 25 जो है वो सक कर रहा है, ठीक है, और 25 ही जो है वो बाहर निकाल रहा है। 25 सक कर रहा है, 25 बाहर निकाल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और कोई सक्शन नहीं हो पाती, ठीक है, कोई सक्शन नहीं हो पाती, तो मतलब फ्लूइड बेचारा जो है वो यहीं इंटरस्टिशियम में ट्रैप होकर रह जाता है, ठीक है। फ्लूइड अगर यहीं इंटरस्टिशियम में ट्रैप होकर रह जाएगा तो आप मुझे बताएं क्या डेवलप हो जाएगा, एडिमा, ठीक है। लेकिन आप लोग भूल गए हैं कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा बेचारा इतना अच्छा होता है कि वो जो है वो 20 to 50 टाइम्स जो है वो डायलेट कर जाता है और अपने साथ जो है वो फ्लूइड लेके जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर तो इसीलिए मैं इसको बॉडी गार्ड कहती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी भी वजह से जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो अगर डैमेज हो गया है, ठीक है, तो वो भी फ्लूइड को नहीं ले जा सकता, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर आप देखें कि विनस जो है वो यहाँ पे 25 और 25 जो है हमारे पास जो है वो हम कह रहे हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर बराबर हो गए हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और कोई सक्शन एट द विनस एंड भी नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारा फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में ट्रैप होकर रह जाता है, और इंटरस्टिशियम में फ्लूइड ट्रैप होकर रह गया है, तो मतलब यहाँ पे एडिमा डेवलप हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने बात की थी ना आर्टेरियोलर एंड की। अब हम आर्टरी में कोई मसला था तो कि 45 हमने इसको बढ़ा दिया था, ठीक है। अब हम इसको नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा जो राइट हार्ट है वो किसी तरीके से फेल हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ है कि कोई भी लोकल, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 12 घंटे मुसलसल बैठी रही हूँ, ठीक है, उठी नहीं हूँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं कहीं बस में जा रही हूँ, कहीं एयरप्लेन में कहीं जा रही हूँ, ठीक है, 12 घंटे की फ़्लाइट है या 12 घंटे का जो भी है कोई सफ़र है और मुसलसल 12 घंटे में गाड़ी में बैठी हूँ या प्लेन में बैठी हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे सैक्रम पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, सैक्रम पे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा ये है कि मैं लेग्स यूज़ नहीं कर रही, अपनी लेग्स यूज़ नहीं कर रही, तो मतलब मेरे जो मसल्स हैं लेग के, सोलियस वगैरह, वो काम नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे जो सोलियस लेग के जो काफ के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो वेनस सिस्टम होता है उस पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब उसको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि वेनस रिटर्न किया जा सके, ठीक है। लेकिन अब तो मसल्स काम ही नहीं कर रहे, तो वेनस रिटर्न ऑब्वियसली इम्पेयर हो रही है, ठीक है, वेनस रिटर्न सही नहीं हो रहा। यहाँ पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, प्रेशर अब जो है ना प्रेशर इंक्रीज़ करता जा रहा है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करते करते अगर 35 हो गया या 25 जितना भी हो गया, ठीक है, या तो ऑब्वियसली ऑनकोटिक प्रेशर को तो नहीं वो होने देगा ना, उसके सब बैलेंस तो नहीं करने देगा, प्रोटीन्स को वापस सक्शन वाला जो इफेक्ट है वो तो नहीं होने देगा ना जब ये प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। दूसरा ये लोकली ये प्रेशर एक इस वजह से भी इंक्रीज़ कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई थ्रोम्बस पड़ा है, ठीक है, थ्रोम्बस पड़ा है तो ऑब्वियसली ब्लड जो है उसको जाने में, बाहर जाने में मसला होगा, ठीक है, दिक्कत होगी। तो यहाँ जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा और इस प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से जो फ्लूइड है हमारा वो इंटरस्टिशियम में ट्रैप होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा ब्लड है वो कोई भी हमारा राइट हार्ट जो है, हमने एग्जांपल लिए कि हमारा राइट हार्ट जो है वो फेल हो गया, ठीक है, राइट हार्ट हमारा फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कोई थ्रोम्बस पड़ा है या राइट हार्ट फेल्योर की वजह से किसी भी वजह से हमारा जो वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं है, वेनस रिटर्न अच्छा नहीं है, ठीक है, वेनस रिटर्न अच्छा नहीं है तो कार्डियक आउटपुट कैसे अच्छी हो सकती है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट भी ऑब्वियसली सही नहीं होगी, ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट अगर सही नहीं होगी, ब्लड सही नहीं जाएगा ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन्स इस्कीमिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लें सिर्फ किडनी की, ठीक है, किडनी आर्टेरियल प्रेशर जो है हमारे पास, कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली कम हुई, आर्टेरियल प्रेशर हमारे पास कम हो गया, ठीक है। अब किडनीज़ को नहीं जा रहा, ठीक है, किडनीज़ जो है वो क्या करती हैं,
किडनीज़ के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा तो जो सॉल्ट और वाटर है ऑब्वियसली वो भी नहीं पहुंच सकेगा ना, उनकी एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगी। उनकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी तो ये एडिमा को मज़ीद बढ़ा देगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब जब किडनी इस्कीमिक हो गई हैं तो हमारी किडनीज़ में जो हमने आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दोनों अब और ज़्यादा मसला करा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा रिटेंशन होगी वाटर की और सॉल्ट की, ठीक है। एक्सेसिव किडनी रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, कोई भी, ठीक है। अब हमारे पास एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास सोडियम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, सोडियम भी ज़्यादा हो रहा है, मज़ीद एडिमा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया राइट हार्ट फेलियर की बात। इसी तरह अगर हमारा लेफ़्ट हार्ट फेल हो जाता है, यानी वेनस सिस्टम से तो बिल्कुल ठीक ब्लड जा रहा है इनटू द पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। पल्मोनरी सिस्टम से अब हमारे लेफ़्ट हार्ट ने लेना होता है ना ब्लड, ठीक है, लेकिन लेफ़्ट हार्ट अगर हमारा फेल हो गया, ये वाली साइड वाला हार्ट, तो जो है ये ब्लड को नहीं मतलब ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स से इस लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में नहीं जा सकेगा, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट तो वीक है ना, डैमेज्ड है, फेल हो चुका है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी वैस्कुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरीज और वेडियोल्स और आर्टरीज जो भी होती हैं वहाँ पे पड़ी हुई कैपिलरीज पल्मोनरी, ठीक है, वो जो पड़ी होती हैं उनमें जो है प्रेशर जो है वैस्कुलर प्रेशर वो इंक्रीज़ कर जाता है, कैपिलरी का प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, वहाँ एडिमा डेवलप हो जाता है। और पल्मोनरी एडिमा तो बड़ा ही ख़तरनाक होता है, ठीक है, कुछ घंटे में ही डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हमने राइट और लेफ़्ट हार्ट दोनों का फेलियर देख लिया। उसके बाद हमने एक और बात की थी कि यहाँ जो हमारे पास प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो किसी तरीके से जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाए, लाइक इन द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो है वो यूरिन में प्रोटीन्स का लॉस होता है, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो है वो लॉस होती जा रही हैं, जो हमारा किडनी का ग्लोमेरुलस है, ठीक है, रीनल ग्लोमेरुलाई की बात करें तो वो जो है उनकी मेम्ब्रेन्स परमिएबल हो चुकी हैं प्रोटीन्स को, ठीक है, लीक कर रही हैं प्रोटीन्स को। अब प्रोटीन्स जो है वो बॉडी से बाहर जा रही हैं किसी भी वजह से, तो अब प्रोटीन्स अगर कम है तो उनका ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। पहले 25 था तो फॉर एग्जांपल अब 10 होगा, तो 10 जो है वो तो बहुत कम है ना, इसको हम कह सकते हैं कि सक करने के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है वो कम सक करेंगी या फिर कम्प्लीटली कर ही नहीं पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 रख रहे हैं तो हमारा वेनस एंड पे प्रेशर 15 होता है, अब ये तो मज़ीद फ्लूइड को बाहर निकाल देगा ना, तो बिल्कुल ही जो है वो प्रोटीन्स के कम होने की वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब ये तो लॉस था। अब अगर इसी तरह हम सिरोसिस ऑफ द लिवर की बात करें, सिरोसिस ऑफ द लिवर में ये होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बन ही नहीं रही होती, या बन रही होती हैं तो बहुत कम बन रही होती हैं, इतनी नहीं होती कि प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को उसी लेवल पर मेनटेन कर सकें, ठीक है। तो उसकी वजह से भी एडिमा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और मैंने सिरोसिस ऑफ द लिवर को मैं आपको पहले बताया कि वहाँ पे जो है वो फाइब्रस टिशू डेवलप हो रहा होता है लिवर पेरेन्काइमल सेल्स में, ठीक है। अब ये जो फाइब्रस टिशू होता है, जो लिवर फाइब्रोसिस है, ये क्या करती है, ये एब्डोमिनल पोर्टल वेनस ड्रेनेज जो है उसको कंप्रेस कर देती है, ठीक है। उसको कंप्रेस करने का मतलब ये है, पोर्टल वेन को अगर कंप्रेस कर दिया है, उसको ब्लॉक करती है उस वेनस सिस्टम को, तो अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉकेज आई है तो उसका मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ इस जगह पे इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर की इंक्रीज़ करने की वजह से जो मज़ीद फ्लूइड होगा वो बाहर इनटू द इंटरस्टिशियम चला जाएगा, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। और फ्लूइड जो है मज़ीद अगर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो अब देखें ये एब्डोमिनल पार्ट है ना, हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, यानी हमारा जो ज़ाहिर है ऑब्वियसली पोर्टल वेन लिवर आप देख लें खुद ही कहाँ है, एब्डोमिन में ही होता है ना, एब्डोमिन एपिगैस्ट्रिक इन्हीं रीजन्स वगैरह में मौजूद होता है। तो अब एब्डोमिनल रीजन में हमारे पास एडिमा डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसको एब्डोमिनल रीजन के एडिमा को हम एसाइट्स कहते हैं। आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया है, जो हमारी जो लेक्चर हुआ है, ठीक है, जो वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, तो उसमें एसाइट्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस हुआ है। तो एसाइट्स जो है वो मेनली यही चीज़ है कि एडिमा डेवलप जो हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो फ्लूइड, फजूल वाला फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड, एबनॉर्मल फ्लूइड अकामुलेट हो गया अगर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, तो वो जो है वो एसाइट्स हम उसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे वो अल्लाह ताला ज़ाहिर है 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, तो ऑब्वियसली वो अपने बंदे को बीमार तो नहीं देखना चाहेगा ना। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे मैकेनिज़म्स रखे हैं हमारी बॉडी में कि एडिमा को प्रिवेंट किया जा सके। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमारे जो आर्टेरियोलर एंड होता है ना, मैंने जो बात की कि 35 और 45 वो आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। हमारा जो आर्टेरियोलर एंड होता है वहाँ पर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हैं वो अगर ब्लड एक्सेसिव आ भी रहा है, ठीक है, तो वो उसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं
नहीं मतलब कि हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं अलाउ करता कि वो जो है प्रेशर को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे। अब फॉर एग्जांपल अब आप बैठे हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत असाइनमेंट बनाई है या आपका एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है और आपने अपनी बहन से कहा या भाई से कहा है कि प्रेस कर दो, ठीक है, या उसने जो है वो खुद से आपकी असाइनमेंट जो है उसको ख़राब कर दिया या आपके नए सूट को जला दिया है, ठीक है। तो अब आपको बड़ा गुस्सा आया है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर अचानक ही बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसी वक्त थोड़ी सी बात पे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो फ़ौरन एडिमा डेवलप हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं वो हमारे ब्लड के जो लेवल आ रहा होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो एडिमा डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनमें जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो नेगेटिव में होता है, ठीक है, -3 mmHg होता है। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं उनके दरमियान में सक्शन डेवलप हुई होती है, ठीक है। ये सक्शन जो होती है ये टिश्यूज़ को डिस्प्लेस नहीं होने देती, ठीक है, उसमें वाटर की एंट्री को या फ्लूइड की एंट्री को परमिट नहीं करती, ठीक है, अपने अंदर जो है वो स्पेसेस नहीं लाने देती और उन दो मतलब टिश्यूज़ में जो है वो हम कह सकते हैं कि एक किस्म की जो है वो सक्शन डेवलप हुई होती है। ये जो नेगेटिव प्रेशर है, ये जो सक्शन है, इसको हम कंप्लाइंस कह रहे होते हैं, ठीक है। कंप्लाइंस ऑफ द टिश्यूज़ को हम इस तरह भी कंप्लाइंस का फार्मूला अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि वॉल्यूम पर प्रेशर, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लाइंस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी केस में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है तो वो प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा लेकिन कंप्लाइंस में इंक्रीज़ नहीं आ सकेगा, ठीक है। कंप्लाइंस जो है उस चीज़ को प्रिवेंट करती है। फॉर एग्जांपल अगर कैपिलरी फिल्ट्रेशन जो है वो किसी वजह से ज़्यादा हो रही है और हमारा जो ये वाला जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो नेगेटिव ही है, ठीक है, -3 नॉर्मल है ना, वो नेगेटिव ही है अगर, तो वो जो है वो टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो उसको नहीं आने देता, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से ये वाला जो -3 mmHg का इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अगर ये किसी तरीके से -3 से +3 mmHg हो जाता है ना, तो फिर हमारे पास जो है वो कंप्लाइंस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। कंप्लाइंस इंक्रीज़ होने से क्या मतलब है कि मतलब जो फ्लूइड है वो अकामुलेट हो जाएगा, ठीक है, इन द टिश्यूज़, ठीक हो गया। तो जब तक ये प्रेशर जो है वो पॉजिटिव नहीं होता उस वक्त तक कंप्लाइंस इंक्रीज़ नहीं होती और कंप्लाइंस इंक्रीज़ नहीं होती तो एडिमा नहीं होने देती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की या प्रोटियोग्लाइकेन्स की, ठीक है, जो कि हमारे इंटरस्टिशियम में मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटियोग्लाइकेन का फिलामेंट है, ये क्या करता है, ये अपने पास जो है वाटर को होल्ड करके रखता है। वो वाटर या वो वाला फ्लूइड जो कि प्रोटियोग्लाइकेन या ग्लाइकोप्रोटीन ने होल्ड किया होता है ना, वो फ्री नहीं होता। फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि वो मूव करेगा या वो एडिमा डेवलप करेगा, नहीं, वो नहीं होता, वो इसी के पास रहता है, वो इसने होल्ड कर रखा होता है, ठीक है। और जो इसमें ये देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये ब्रश पाइल्स, ठीक है, ये ब्रश पाइल्स जो होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स के, ये भी जो है वो फ्लूइड को जो है वो फ्रीली मूव नहीं करने देते इन द इंटरस्टिशियम, ठीक है। और जो भी इनका फ्लूइड होता है वो इन्होंने अपने पास होल्ड किया होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड इन्होंने होल्ड किया है, हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक जो है वो जेल टाइप का बनाया होता है, ठीक है। और जब तक जो है वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक -3 mmHg रहेगा, ठीक है, तब तक जो है वो हमारी कंप्लाइंस कम रहेगी, ठीक है। कंप्लाइंस कम रहेगी तो मतलब वो फ्लूइड को नहीं आने देगी, फ्री फ्लूइड जो है वो मूव नहीं कर सकेगा, फ्री फ्लूइड मूव नहीं कर सकेगा तो एडिमा डेवलप नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर किसी वजह से जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर जो है वो पॉजिटिव रेंज में चला जाता है, ठीक है, तो जो है वो फ्लूइड की जो है वो अकामुलेशन हो जाती है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है, ये जो हमारी जो दो फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रश पाइल्स होते हैं, इनको सेपरेट कर देता है और उनके दरमियान में से एक चैनल बना लेता है जिसमें से ये गुजरता है, ठीक है। उसके बाद एक और कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है पिटिंग एडीमा और नॉन पिटिंग एडीमा। अब अगर हम नॉन पिटिंग एडीमा को पहले देख लेना, नॉन पिटिंग एडीमा जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद है हमारे इंटरस्टिशियम में, ठीक है, और उन्होंने जो है वो वाटर को होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब वाटर को अगर उन्होंने होल्ड कर रखा है प्रोटीन्स ने फाइब्रोनेजिन से कोई कोट बना दी है वाटर के ऊपर और अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वाटर मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वाटर मूव नहीं कर सकता तो इसका मतलब है अगर आप अपने भी हाथ पे, अपने बाजू पे या कहीं भी जहाँ पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह हुई है, एडीमा हुआ है, अगर आप वहाँ पर जोर देंगे ना, ठीक है, तो आप जो है वो वहाँ पे कोई गड्ढा नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कोई पिट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नॉर्मली हम स्किन को प्रेस करते हैं और वो फ़ौरन नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पिटिंग एडीमा की बात करें तो पिटिंग एडीमा में ये होगा कि जब हम जो है वो
थंब से कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर थंब को जब हम हटाएंगे तो हम देखेंगे कि फ्लूइड जो है वो पहले वहाँ से हट गया था, ठीक है, फ्री मूविंग फ्लूइड था ना, जैसे हम बात करें कि इसमें जो वाटर चैनल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, तो फ्री मूविंग फ्लूइड जो था वो साइड पे चला गया था, ठीक है, कहीं पे और जहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ रहा था, और अब जब आपने थोड़ी थंब हटाया है, ठीक है, वहाँ पे एक पिट प्रोड्यूस हो गई है और थोड़ी देर बाद जो है वो पिट नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी वहाँ पे जो फ्लूइड है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनके जो ब्रश बॉर्डर पाइल्स हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, और अगर ये ना होते ना तो जब हम अचानक खड़े होते, ठीक है, ग्रेविटी ऑब्वियसली नीचे की तरफ खींचती है ना हर चीज़ को, तो वो वाटर को और फ्लूइड को भी जो है वो अपर बॉडी से या लाइक ब्रेन वगैरह से, ऊपर थॉरैक्स वगैरह से लोअर लिम्ब में जो है वो लोअर बॉडी में खींच लेता, ठीक है। लेकिन जो है वो अल्लाह ताला ने ये प्रोटियोग्लाइकेन्स रखे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जब एडिमा डेवलप होता है तो ये जो प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं इनके दरमियान में जो है वो हम कह सकते हैं कि वाटर चैनल्स बन जाते हैं, ठीक है, वाटर चैनल्स बन जाते हैं और वाटर जो है वो ट्रैप नहीं रहता और फ्रीली मूव कर रहा होता है, फ्री वाटर चैनल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि एडिमा की डेवलपमेंट, तो अगर एडिमा जो है वो हमारे पल्मोनरी एरिया में जो है वो प्लूरल एरिया में अगर डेवलप हो गया है, ठीक है, प्लूरा में तो हम उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। इसी तरह अगर पेरिकार्डियम में हो गया तो हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और अगर जो है वो या हाइड्रोथोरिक्स कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन को, और हाइड्रोपेरिकार्डियम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन को, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जो है फ्लूइड अकमुलेट हुआ है, ठीक है, उसको हम एसाइड्स कहते हैं, ठीक है, ये उसका स्पेसिफिक नाम है। थैंक यू।